तबाह हो चुकी जमीन पर मो तियान ने एक मानव आकार का गड्ढा बनाया था। वह उसमें सिकुड़ गया, उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे उसे बिजली गिर गई हो। उसकी हड्डियां टूट गई थीं और उसकी सारी ताकत चली गई थी। वह खड़ा होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वाह! मो तियान ने अपना मुंह खोला और मांस के टुकड़े थूके जैसे कि उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। इसके बावजूद उसकी आंखें अभी भी तेज और भयंकर थीं, जैसे दो दिव्य ब्लेड चियांग झान को घूर रहे हों। मो तियान, जिसने दुनिया पर राज किया था और दुनिया को नीचा देखा था, वास्तव में चियांग झान से हार गया था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। लड़ाई देखने वाला हर कोई चुप हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, चियांग झान पहले से ही उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़ा था। उन्हें विश्वास था कि निकट भविष्य में उसका नाम निश्चित रूप से डोंगटियन पर छा जाएगा। सभी ने सिर उठाकर चियांग झान की ओर देखा। इस युवक ने पहले काले कछुए को हराया था और फिर मो तियान को। वह एक उभरते हुए सितारे की तरह था, जो चमक रहा था और चमक रहा था। यह सभी प्रतिभाओं को उसके सामने फीका कर देने के लिए पर्याप्त था। आसमान में चियांग झान का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और यहां तक कि उसकी सांस भी धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। उसे मुश्किल से खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि उसने इस लड़ाई में मो तियान को हरा दिया था, लेकिन वह अपनी सारी ताकत खो चुका था। वह थक गया था और अब मो तियान को नहीं मार सकता था। युद्ध के चरम पर यह लड़ाई अतुलनीय रूप से दुखद थी। हालांकि हारने वाले ने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी थी, लेकिन उसे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और आसमान से मो तियान की ओर देखा। उसने इस आदमी की दिल से प्रशंसा की। यह आदमी मार्शल पथ का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चाहे वह उसकी प्रतिभा हो या क्षमता, वह चियांग झान से कमतर नहीं था। चियांग झान, मैं आज की लड़ाई हार गया हूं, लेकिन मैं भविष्य में और अधिक मेहनत करूंगा। जल्दी या बाद में हम धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में मिलेंगे। उस समय चलो फिर से लड़ते हैं। मो तियान ने लगातार 3 उच्च श्रेणी की कीमती गोलियां निगल ली और उन्हें मौके पर ही परिष्कृत कर दिया। अपनी कुछ ताकत वापस पाने के बाद वह खड़ा हुआ और गंभीर भाव से चियांग झान को देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगली बार जब हम लड़ेंगे तो तुम जरूर मर जाओगे। चियांग झान का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने दृढ़ स्वर में बात की, एक दबंग आभा दिखाते हुए जिसने सभी को नीचा दिखाया। हालांकि इस समय किसी को भी नहीं लगा कि चियांग झान घमंडी था, क्योंकि अभी-अभी की लड़ाई ने पहले ही उसकी ताकत साबित कर दी थी। यह वास्तव में अभूतपूर्व था और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। किसी को यह पता होना चाहिए कि चियांग झान अपने चौथे स्वर्गीय दिव्यकोर चरण साधना आधार के साथ मो तियान को हराने में सक्षम था। एक अर्थ में वह वास्तव में मो तियान से अधिक शक्तिशाली था। क्या ऐसा है? तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। मो तियान ने ठंडी मुस्कान दी। उसका शरीर हवा में फड़फड़ाया और दूर तक उड़ गया। पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। मो तियान को जाते हुए देखकर सभी ने भावुक होकर आह भरी। मो तियान वास्तव में संप्रभु प्रतिभा कहलाने के योग्य था। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ पराजित हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं था। इसके बजाय उसके पास दृढ़ विश्वास था। जितना अधिक वह हारता गया, उतना ही वह साहसी होता गया। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। श्री एओ, चलो हम भी चलते हैं। चियांग झान ने 2 उच्च श्रेणी की कीमती गोलियों को परिष्कृत करने का अवसर भी लिया। हालांकि उसकी चोटें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन उसकी ताकत लगभग 10% तक ठीक हो गई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश से एओ चांगकोंग की तरफ उतरा। जैसे ही उसने बात की, वे दोनों एक साथ डेड सिटी की ओर चल पड़े। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, लड़ाई देख रहे कई विशेषज्ञों ने खबर फैला दी। सिर्फ आधे महीने के समय में
पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में कोहराम मच गया। चियांग झान ने काले कछुए को हरा दिया था। मोतियान की शक्ति आकाश में सूरज की तरह थी। उसे नंबर 1 संप्रभु प्रतिभा कहा जा सकता है। वास्तव में धर्मी और शैतान दाओ दोनों ने चियांग झान पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने जो प्रतिभा दिखाई थी वह बहुत भयानक थी। एक बार जब वह परिपक्व हो गया तो वह सभी प्रमुख संप्रदायों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। डेड सिटी के आंतरिक क्षेत्र में अनगिनत महलों के केंद्र में एक 30 मीटर ऊंची वेदी खड़ी थी जो एक पहाड़ की तरह दिखती थी। इसमें अनगिनत संरचनाएं शामिल थीं और यह स्वाभाविक रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा निर्मित टेलीपोर्टेशन संरचना थी। इस समय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के चारों ओर 4 आकृतियां एक साथ खड़ी थीं। उनमें से 2 चियांग झान और एओ चांगकोंग थे और अन्य 2 एल्डर लियू और पीले वस्त्र वाले एल्डर थे। श्री एओ, चलो यहीं से विदा लेते हैं। भविष्य में धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में मिलते हैं। चियांग झान ने एओ चांगकोंग की ओर देखा, अपनी मुट्ठियां बांधी और ऊंची आवाज में कहा, श्री चियांग, आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको पहले अपनी चोटों से उबरना चाहिए। पूरी तरह से ठीक होने के बाद जाने में देर नहीं हुई है। एओ चांगकोंग देख सकता था कि चियांग झान को अभूतपूर्व चोट लगी थी। इस समय टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लेना उसके लिए अनुचित था, अन्यथा वह स्थानिक बल के दबाव से पीड़ित होगा, जिससे वह नियंत्रण खो सकता है। बोलते समय उसके चेहरे पर एक चिंतित भाव उभरा। चियांग झान की आंखें लाल हो गईं और एक उदास भाव प्रकट हुआ। उसके लिए डेड सिटी एक अविस्मरणीय जगह थी, क्योंकि वहां एक महिला थी जो उसकी वजह से मर गई थी और वह जिया यू थी। जब भी वह उसके बारे में सोचता, चियांग झान को ऐसा लगता जैसे उसके दिल में चाकू घुस गया हो। अगर मोतियान के साथ महान लड़ाई न होती तो उसे डर था कि वह अभी भी दुख में डूबा रहेगा। हालांकि वह अपने होश में आ गया था और जानता था कि एक मृत व्यक्ति को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी दोषी महसूस करे, इससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि डेड सिटी में रहने से उसे अपनी चोटों से उबरने में मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना पड़ा। इसे भूल जाओ। चलो दिव्य मार्शल संप्रदाय में लौटने के बाद इस बारे में बात करते हैं। चियांग झान ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में दुख को बलपूर्वक दबा दिया। बोलते समय उसने अपनी नज़र एल्डर लियू और पीले वस्त्र वाले एल्डर पर घुमाई। मुझे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए दोनों एल्डर को परेशान करना होगा। आपका स्वागत है, एल्डर लियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। एक भयानक विस्फोट के बाद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने एक चमकदार और धधकती रोशनी को जन्म दिया जो आसमान में चली गई। उस स्थिति में मिस्टर चियांग, अपना ख्याल रखना। मैं इस परीक्षण के दौरान आपसे मिल पाऊंगा। मुझे इस परीक्षण से बहुत लाभ हुआ है। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम फिर मिलेंगे। उस समय आप और मेरा भाई नशे में होंगे। एओ चांगकोंग हंसा, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। 9वें निचले भ्रम क्षेत्र की यह यात्रा। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी, मोतियान के लगभग असीम रूप से करीब। वह इतनी अद्भुत उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होने का कारण चियांग झान की साधना के प्रति उत्साह था। इसलिए वह अगली बार चियांग झान के साथ दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। अगले ही पल एओ चांगकोंग ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में कदम रखा और पतली हवा में गायब हो गया। उसके बाद चियांग झान ने मृत शहर भी छोड़ दिया। दिव्य मार्शल हॉल अभी भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के ऊपर आकाश में तैर रहा था। यह आकाश में एक महल की तरह था, राजसी और भव्य। यह वह स्थान था जहां दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु आमतौर पर साधना करते थे। यह एक निषिद्ध क्षेत्र की तरह था और सामान्य समय के दौरान बहुत कम लोग इस स्थान पर आते थे। मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। विशाल शून्य में गड़गड़ाहट हुई और उसमें एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसके भीतर एक मानव आकृति चमक उठी और एक युवक बाहर चला गया। यह चियांग झान था, जो अभी अभी 9 निचले भ्रम क्षेत्र से लौटा था। उसने खुद से कहा। फिर उसकी 2 धधकती आंखें दिव्य मार्शल हॉल को घूरती रहीं और वह हॉल में चला गया। विशाल महल में कोई नहीं था।
यह इतना शांत था कि कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। चियांग झान संप्रदाय के गुरु और गुरु से मिलने जाना चाहता था और लिंग पिया ओक्स्यू और जूहे कियानलोंग के बारे में भी पूछताछ करना चाहता था। उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। असहाय होकर उसने एक कमरा ढूंढ लिया। कुछ दिन आराम करने के बाद वह योगदान हॉल की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने नौ नीदभ्रम क्षेत्र से कुछ उच्च श्रेणी के खजानों को योगदान बिंदुओं के लिए बदल दिया, जो कुल 560,000 थे। उच्च श्रेणी के खजाने अमूल्य थे। आमतौर पर कोई व्यक्ति उन्हें पैसे होने पर भी नहीं खरीद पाएगा। इस स्तर का खजाना दिव्य मार्शल संप्रदाय में भी बेहद कीमती था। हालांकि चियांग झान को लगा कि उच्च श्रेणी के खजाने उसके लिए बेकार थे और चियांग परिवार के लोग अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें योगदान बिंदुओं के लिए बदलना सबसे अच्छा विकल्प था। 560,000 योगदान अंक प्राप्त करने के बाद चियांग झान ने एल्डर झाओ को उनके द्वारा दिखाए गए दयालुता के लिए प्रतिदान के रूप में 160,000 अंक दिए। शेष योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान अनगिनत साधना संसाधनों के लिए किया गया, जिनका उपयोग भविष्य में चियांग परिवार के लोगों द्वारा किया जाएगा। यह कहना होगा कि चियांग झान की वर्तमान स्थिति बहुत ही अजीब थी। हालांकि उसकी ताकत क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी, लेकिन उसका साधना आधार दिव्य कोर चरण के चौथे आकाश पर था और वह अभी भी दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक बाहरी मंडल शिष्य था। नियमों के अनुसार बाहरी मंडल शिष्य केवल निम्न श्रेणी की कीमती गोलियों और खजानों के लिए ही आदान प्रदान कर सकते थे। जहां तक निम्न श्रेणी के रहस्यवादी श्रेणी की साधना तकनीकों और अन्य चीजों का सवाल है, चियांग झान संप्रदाय गुरु का शिष्य था। उसका अधिकार सामान्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से एक श्रेणी अधिक था, लेकिन वह जिन साधना संसाधनों के लिए आदान प्रदान कर सकता था, वे उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। इस तरह उसके लिए अपनी चरम अवस्था में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। वह बिना किसी शॉर्टकट के केवल लंबे समय तक अपनी चोटों से उबर सकता था। दिव्य मार्शल हॉल में लौटने के बाद चियांग झान ने तुरंत एकांत में साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अविनाशी मूल ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा चियांग झान ने दिव्य गोली के भीतर ऊर्जा को संपीड़ित करके अपने साधना आधार को बेहतर बनाने की भी पूरी कोशिश की। वह अपनी साधना में डूबा हुआ था और उसे पता ही नहीं था कि उसे कितना समय हो गया है। वसंत बीत गया और शरद ऋतु आ गई। एक पल में 1 साल बीत गया। इस दिन चियांग झान की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और उसकी साधना का आधार लगातार 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ चुका था। वह दिव्य कोर चरण छठी परत तक पहुंच गया था और वह 7 क्रांतियों वाली बैंगनी गोली तक भी पहुंच गया था। वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे के 100% शिखर को जोड़ते हुए उसका शरीर एक उच्च श्रेणी के खजाने के शरीर के असीम रूप से करीब था। इन सभी को एक साथ मिलाकर उसकी ताकत साधारण जादू छवि चरण विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह युद्ध राजा रक्तरेखा प्रदर्शित करता तो शायद एक साधारण जादू छवि मंच विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिव्य कोर चरण छठी परत साधना आधार के साथ एक जादू छवि मंच से लड़ना, इस तरह की असामान्य शक्ति बस अविश्वसनीय थी। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। अगर वह अब मोतियान से लड़ता तो उसके पास उसे मारने का 100% मौका था। बेशक यह 1 साल पहले के मोतियान का जिक्र था। इस वर्ष के दौरान न केवल चियांग झान ने तेजी से सुधार किया, बल्कि मोतियान भी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर वे दोनों फिर से मिले तो केवल स्वर्ग ही जानता था कि कौन जीतेगा या हारेगा। चियांग झान, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप प्रशिक्षण के लिए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। जब चियांग झान सोच रहा था तो शून्य से एक राजसी आकृति उभरी। यह दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर चियांग झान का दूसरा गुरु था। चियांग झान को एक नज़र में ही पता चल गया था कि यह गुरु अभी भी उसकी इच्छा का प्रक्षेपण था। हालांकि वह क्यूई जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था, बेहद भयानक था। हालांकि चियांग झान की ताकत तेजी से बढ़ी थी, फिर भी वह दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा के प्रक्षेपण का सामना करते समय बहुत घबराया हुआ था। यह उत्तरी सागर क्षेत्र का नंबर 1 विशेषज्ञ था, एक अद्वितीय विशेषज्ञ जो अपने पैर के एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था।
उसकी इच्छा का एकमात्र प्रक्षेपण मृत शहर में उसके सामने आई हत्या की इच्छा से कई गुना अधिक मजबूत था। कोई भी उसके सामने डर और सम्मान महसूस करेगा। नमस्कार, गुरु। चियांग झान ने जल्दी से झुककर अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा, गुरु, धर्मी शैतान युद्ध का मैदान कहाँ है? क्या जूहे कियानलोंग और लिंग पियाओक्स्यू भी वहां गए थे? आप टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में ले जा सकते हैं, लेकिन वह जगह खतरे और जोखिम से भरी है। यह बेहद खतरनाक है। धर्मी और शैतान दोनों ही रास्तों के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। उनमें से कई क्लेश पतन चरण और जादू छवि चरण विशेषज्ञ हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप मर जाएंगे। आपको सावधान रहना होगा, दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर ने सहज तरीके से कहा। जूहे कियानलोंग और लिंग पियाओक्सू 1 साल पहले धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र गए थे और उन दोनों के पास उत्कृष्ट सैन्य कारनामे थे। उनकी प्रसिद्धि ने दुनिया को हिला दिया, यहां तक कि उन प्रतिभाशाली लोगों को भी जिन्हें अतीत में आपसे हराया गया था। उनमें से हर एक शक्तिशाली बन गया है, इसलिए आपको अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। अन्यथा आप जल्द या बाद में एक साधारण व्यक्ति बन जाएंगे। चियांग झान ने सुना कि जूहे कियानलोंग, लिंग पियाओक्सू और अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका खून खौल रहा था। हाल ही में उसकी ताकत आसमान छू रही थी। उसे चिंता थी कि उसे कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल पाएगा, और धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र निस्संदेह सबसे अच्छा प्रशिक्षण मैदान था। चियांग झान को युद्ध शैतान युद्ध क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने मिलकर शहरों और कस्बों पर हमला करने के लिए अनगिनत विशेषज्ञों को भेजा था। दिव्य मार्शल संप्रदाय उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत संप्रदाय था। धर्मी मार्ग के हितों को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी प्रमुख संप्रदायों को एक शक्तिशाली जवाबी हमला करने के लिए प्रेरित किया था। वह स्थान जहां दोनों पक्ष लड़े थे, धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र था। यदि आप प्रतिदिन 390,000 कमाना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें। बिटकॉइन बैंक 0। अफवाहों के अनुसार धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र 10,000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में था। धर्मी और शैतान दोनों ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। हालांकि दोनों पक्षों ने भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन उन्होंने जीवित रहने के लिए कभी भी लड़ना बंद नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को हाल के वर्षों में अपने रस्सियों के अंत तक मजबूर किया गया था। इसलिए दोनों प्रमुख संप्रदायों ने लड़ाई के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। हर दिन बड़ी संख्या में योद्धा भयंकर युद्धों में मर जाते थे। मृत्यु दर 60 से 70% तक थी। दूसरे शब्दों में 10 लोगों में से 60 से 70% लोग वहीं मर जाते थे। यह कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान के लिए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जाना कितना खतरनाक था। मुझे उम्मीद है कि आप धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में अपनी प्रतिष्ठा दिखा पाएंगे। हालांकि यह वहां खतरनाक था, लेकिन इसमें अनंत मात्रा में खजाने भी थे। जब तक आप भाग्यशाली हैं, आपको कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहां से आप एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएंगे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। मास्टर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना चेहरा खोने नहीं दूंगा। चियांग झान की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी हथेली को पलट दिया। उसने एक क्रिस्टल स्पष्ट जेड प्लेट निकाली, जो एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। उसके चारों ओर कई दिव्य ड्रैगन उकेरे गए थे और केंद्र में अजीब प्रतीक थे। यह किसी तरह के शब्दों की तरह लग रहा था, लेकिन एक जादू की तरह भी। यह उसकी मां द्वारा छोड़ा गया टोकन था। चियांग झान ने पहली बार दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर को देखा तो वह अपनी मां के बारे में और जानना चाहता था। लेकिन जब जूहे कियानलोंग वहां था, तो उसे कुछ संदेह हुआ, इसलिए उसने हार मान ली। अब पूरे दिव्य मार्शल पैलेस में केवल उसके गुरु और खुद का प्रक्षेपण था। यह निस्संदेह सबसे अच्छा अवसर था। चियांग झान के लिए उसके जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। एक, चियांग परिवार को पुनर्जीवित करना था, दूसरा अपनी मां को खोजना था, और तीसरा एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना था।
उसकी मां का ठिकाना वह था जिसकी उसे सबसे अधिक चिंता थी। हालांकि चियांग झान ने अपनी मां को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन खून पानी से गाढ़ा था और मां और बेटे के बीच का स्नेह स्वर्ग से भी बड़ा था। इसके अलावा यह वही था जो उसके पिता सबसे अधिक जानना चाहते थे। मास्टर, क्या आप मुझे इस टोकन की उत्पत्ति को देखने में मदद कर सकते हैं? चियांग झान ने उत्साह से पूछा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर ने टोकन प्राप्त किया और इसे देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह टोकन उत्तरी क्षेत्र के फ्लड ड्रैगन कबीले का होना चाहिए, लेकिन इस पर लिखे शब्द एक जैसे नहीं लगते। मुझे भी नहीं पता। फ्लड ड्रैगन कबीला? चियांग झान ने कहा। उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। क्या यह हो सकता है कि उसकी मां की पहचान फ्लड ड्रैगन से जुड़ी थी? यह कैसे संभव था? आपको पता होना चाहिए कि पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र में विभाजित था। उत्तरी क्षेत्र विशाल महासागर में स्थित था और यह फ्लड ड्रैगन कबीले में रहता था। यह बहुत शक्तिशाली था और इसने दुनिया पर राज किया। चियांग झान जिस उत्तरी सागर क्षेत्र में था, वह पूर्वी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में से एक था। यह उत्तरी क्षेत्र से 10 मिलियन मील से भी अधिक दूर था, अपने वर्तमान साधना आधार के साथ भी। वास्तव में उसे दिन रात यात्रा करने में 10 साल से भी अधिक समय लग सकता था। अगर उसकी मां वास्तव में 2 बड़े क्षेत्रों को पार कर जाती, तो उसकी ताकत अकल्पनीय होती। मुझे भी यकीन नहीं है। ठीक है, तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए और प्रशिक्षण के लिए धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अपनी इच्छा प्रक्षेपण के साथ चियांग झान को टोकन लौटा दिया। जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर चमक उठा और पतली हवा में गायब हो गया। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा प्रक्षेपण यह पुष्टि नहीं कर सका कि उसकी मां की विरासत बाढ़ ड्रैगन कबीले से आई थी, फिर भी उसके पास कुछ सुराग थे। जब तक चियांग झान कड़ी मेहनत करता रहेगा, वह जल्दी या बाद में उत्तरी डोमेन में जा सकेगा। उस समय उसे अपनी मां को न खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सोचते हुए चियांग झान ने टोकन रख लिया और एक नज़र डालने के लिए धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र का नक्शा खोला। वह जानता था कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र उत्तरी सागर डोमेन की सीमा पर स्थित था, जो हजारों पहाड़ों और नदियों से अलग था। अगर वह उड़ान पर निर्भर करता, तो दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाते। वे सभी टेलीपोर्टेशन संरचना से गुजर रहे थे। चियांग झान दिव्य मार्शल हॉल से बाहर निकला और ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल के बारे में पूछा। उसे पता चला कि 9 स्टार्स माउंटेन नामक एक पहाड़ की रखवाली करने का जिम्मा एक व्यक्ति के पास था। लगातार पहाड़ों से गुजरने के बाद चियांग झान ने 9 स्टार्स माउंटेन पर कदम रखा और कई टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को धधकती रोशनी के साथ टिमटिमाते देखा। समय समय पर लोग आते जाते रहते थे। कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर उनमें से ज्यादातर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। सच्चे शिष्य सभी गर्व से भरे हुए थे और उनकी आभा चौंकाने वाली थी। क्या मैं पूछ सकता हूं, वह कौन सी टेलीपोर्टेशन संरचना है जो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की ओर ले जाती है? चियांग झान ने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ देखा। उसका चेहरा जेड की तरह साफ था, उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं और उसका शरीर एक अथाह आभा उत्सर्जित कर रहा था। कम से कम यह मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ था। वह अपने पैरों के नीचे हवा के साथ चला गया। उन्होंने सम्मानपूर्ण भाव से पूछा, तुम संप्रदाय प्रमुख चियांग झान के नए शिष्य हो, है न? सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उसने चियांग झान को घूरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां टेलीपोर्टेशन संरचना का प्रभारी हूं। तुम मुझे टेलीपोर्टेशन संरचना का बुजुर्ग कह सकते हो। नमस्कार, टेलीपोर्टेशन संरचना के बुजुर्ग। क्या तुम मुझे जानते हो? चियांग झान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। यह उसका 9 स्वर्ग सितारा पर्वत पर आने का पहला मौका था। तार्किक रूप से कहें तो सफेद बालों वाले बूढ़े के लिए उसे पहचानना असंभव था, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसका नाम पुकारा था। यह वास्तव में हैरान करने वाला था। हालांकि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, तुमने परीक्षा में सभी प्रतिभाओं को हरा दिया है।
मैंने सुना है कि तुम कुछ समय पहले ही प्रशिक्षण लेने और संप्रदाय गुरु के शिष्य बनने के लिए 9 निचले ब्रह्म क्षेत्र में गए थे। तुम संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाने जाते हो। तुमने अपने रास्ते में आने वाले सभी नायकों को हरा दिया है और तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचा दिखाया है। अंत में तुमने ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान को भी हरा दिया। मैंने स्वाभाविक रूप से डोंगटियन की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। चियांग झान ने अपनी नाक रगड़ी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह इतना प्रसिद्ध था। यहां तक कि परिवहन एल्डर को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उसे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, मास्टर ने मुझे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जाने का आदेश दिया है। कृपया मुझे वहां भेजो, टेलीपोर्टेशन गठन के एल्डर। मेरे पीछे आओ। एल्डर ने अपना हाथ हिलाया और चियांग झान को टेलीपोर्टेशन गठन में ले आया। उन्होंने कहा, मैं राइटियस डेविल बैटलफील्ड में आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले कि उनकी आवाज फीकी पड़ जाए, बुजुर्ग ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। एन चियांग झान ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। उसके बाद वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चला गया और एक धधकती रोशनी वाली स्क्रीन में गायब हो गया। डेथ वैली। ऐसा कहा जाता है कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में दिव्य मार्शल संप्रदाय के मुख्य शिविर की रक्षा एल्डर झान स्वयं करते थे। अन्य रूढ़िवादी संप्रदायों ने भी हजारों पुरुषों और घोड़ों को जुटाकर दानव भगवान मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की सहयोगी सेनाओं से लड़ने के लिए एक कमांड समूह बनाने के लिए शीर्षक वाले बुजुर्गों को भेजा था। विशाल घाटी में महल एक सतत पंक्ति में खड़े थे और दिव्य मार्शल संप्रदाय ने अपनी सर्वोच्च स्थिति दिखाते हुए मुख्य स्थान पर कब्जा कर लिया। इस समय मानव आकृतियां आकाश और जमीन पर चमक रही थी। अनगिनत विशेषज्ञ एक राजसी आभा उत्सर्जित कर रहे थे जिसने आकाश और धरती को हिला दिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के बेस कैंप के एक कोने में एक टेलीपोर्टेशन संरचना अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ फट गई। उनमें से एक युवक उसमें से कूद गया। इस बारे में बात करते हुए यह बिना कहे ही समझ में आ गया कि यह पहली बार था जब चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में कदम रखा था। देखो, दिव्य मार्शल संप्रदाय से एक और नया शिष्य धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में आया है। वह एक बाहरी सर्कल शिष्य है, एक दिव्य कोर चरण छठी परत, लेकिन उसकी ताकत भयानक है, लगभग न्यू बियाओ, महान विजेता, जियान सैन और अन्य प्रतिभाओं के बराबर है। वास्तव में उसके पास असाधारण प्रतिभा और ताकत है, लेकिन जूहे कियानलोंग की तुलना में लिंग पियाओक्स्यू बहुत कमजोर है। बकवास। जूहे कियानलोंग और लिंग पियाओक्स्यू दोनों मार्शल पथ के प्रतिभाशाली हैं और वे सभी युगों में दुर्लभ हैं। इसके अलावा वे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में अजेय हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत सारे मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट को भी मार दिया है और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। टेलीपोर्टेशन गठन के आसपास दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। वे सभी उत्सुकता से चियांग झान को देख रहे थे। इनमें से अधिकांश लोग क्लेश पतनचरण के योद्धा थे और केवल कुछ ही मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक का एक हाथ और पैर टूटा हुआ था और उनकी चोटें गंभीर थीं। उन्हें आराम करने और स्वस्थ होने के लिए अग्रिम पंक्ति से वापस आना चाहिए था। आखिरकार धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र खतरे से भरा था और वे किसी भी समय एक घातक संकट का सामना कर सकते थे। वे ठीक से सो भी नहीं सकते थे और वे केवल अपने बेस कैंप में लौटने के बाद ही आराम कर सकते थे और ठीक हो सकते थे। चियांग झान हैरान था। ये क्लेश पतनचरण विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। भले ही वे सबसे मजबूत न हों, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ एक बेहद भयानक अस्तित्व था। यह वास्तव में इतनी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गया था। यह देखा जा सकता था कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र वास्तव में एक साधारण क्रूर जगह नहीं थी। भले ही चियांग झान की ताकत असाधारण थी, फिर भी जब वह इस जगह का पता लगाना चाहता था तो उसे जबरदस्त दबाव महसूस होता था। अभी टेलीपोर्टेशन संरचना बहुत तेजी से हिली। क्या यहाँ कोई नया व्यक्ति है? जब चियांग झान का मन सोच रहा था तो बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ व्यक्ति दूर से आया। वह दुबलापतला और कमजोर दिख रहा था
और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से ठीक हुआ हो। हालांकि उसका शरीर एक शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था, जिससे आसपास के लोग उसके लिए रास्ता बना रहे थे। 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के शिखर की साधना का आधार एक जादुई छवि चरण विशेषज्ञ के बराबर है। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गईं। वह देख सकता था कि बैंगनी रंग के अधेड़ व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा थी, और यह बहुत संभव था कि उसके पास उसके वंश की शक्ति थी। वह उसी क्षेत्र का एक अजेय योद्धा था, लेकिन वह अभी भी उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। वरिष्ठ भाई, मैं एक नवागंतुक हूं। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। मैं धर्मी और शैतानी के बीच युद्ध में कैसे भाग ले सकता हूं? चियांग झान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरे पीछे आओ। बैंगनी रंग के अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तीखी थीं। उसने चियांग झान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा। चियांग झान उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक महल में पहुंच गया। सैकड़ों मीटर बड़े महल में 100 से ज्यादा विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और यह एक जीवंत दृश्य था। भीड़ के बीच में एक बहुत बड़ी पत्थर की पट्टिका थी। यह बिल्कुल साफ और शीशे की तरह चिकनी थी। यह लगातार सभी तरह की रोशनी से जगमगा रही थी। यह रंगीन और भव्य थी। चियांग झान ने उत्सुकता से उस पर नजर डाली और पाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने पत्थर की पट्टिका पर हमला किया था, इसलिए यह एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। यह स्पष्ट था कि यह ताकत की परीक्षा थी। भीड़ के बीच से गुजरने के बाद चियांग झान और बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति एक जेड टेबल पर चले गए। उनके सामने एक खूबसूरत अधेड़ महिला बैठी थी। वह भी क्लेश पतन की 10वीं परत की चोटी थी, लेकिन वह उन सभी में सबसे साधारण थी। अपनी पहचान यहां दर्ज कराए। यह वरिष्ठ बहन आपको विशिष्ट नियम बताएगी, बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने अहंकार से कहा। फिर वह पलटा और भीड़ में घुस गया, यह देखने के लिए कि वे विशेषज्ञ अपनी शक्ति का परीक्षण कैसे करने जा रहे हैं। चियांग झान जानता था कि दूसरा पक्ष उसे नीची नजर से देखता है, लेकिन उसने इस पर कोई झलाहट नहीं की। हालांकि बैंगनी वस्त्र पहने युवक अहंकारी था, लेकिन वह उसकी नजर में सिर्फ एक चींटी था। अगर वे दोनों लड़े, तो वह उसे एक ही वार में आसानी से मार सकता था। वरिष्ठ भाई, मुझे अपना नाम और साधना आधार बताओ। अधेड़ सुंदरी ने मधुर मुस्कान दी और विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उसने वास्तव में चियांग झान को वरिष्ठ भाई कहा। जाहिर है, उसने चियांग झान की शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया था। चियांग झान, दिव्य कोर चरण 6ठी परत। चियांग झान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। यह आपका टोकन है। यह आपकी पहचान साबित कर सकता है और आपके योगदान को रिकॉर्ड कर सकता है। धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में, जब तक आप किसी दुश्मन को मारते हैं और अपने खून को छेद में टपकाते हैं, यह दिव्य मार्शल संप्रदाय की योगदान बिंदुओं के समान है। भविष्य में, आप खेती के संसाधनों के लिए विनिमय कर सकते हैं। बेशक, आप जितने मजबूत शैतान दाव विशेषज्ञ को मारेंगे, आपको योगदान हॉल से उतने ही अधिक संसाधन मिलेंगे। उदाहरण के लिए, साधारण दिव्य कोर स्टेज योद्धाओं के पास केवल एक योगदान बिंदु होता है, जबकि सुपर योद्धाओं के पास 10 योगदान हॉल होते हैं। 100 शिखर योद्धा, 1000 अजेय योद्धा और इसी तरह। क्या आप समझते हैं? सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने चियांग झान को एक टोकन दिया और इसके कार्यों को विस्तार से समझाया। 3. क्या मैं टोकन के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए मोर्चे पर जा सकता हूं? चियांग झान ने टोकन रख लिया। वह धर्मी और शैतान के युद्ध में भाग लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह वह 2 शैतान विशेषज्ञों की संपत्ति लूटने और योगदान अंक अर्जित करने में सक्षम होगा। हाथ में लालटेन लेकर भी ऐसी अच्छी चीज ढूंढ पाना मुश्किल था। जहां तक खतरे की बात है, तो वह इसके बारे में सतर्क हो सकता था, लेकिन वह डर नहीं सकता था। नहीं, तुम अभी यहां आए हो और धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र से परिचित नहीं हो। यदि तुम युद्ध में भाग लेना चाहते हो, तो तुम्हें किसी विशेषज्ञ के नेतृत्व में चलना होगा, जब तक कि तुम्हारी शक्ति पहले से ही क्लेश पतन अवस्था के कैनोनाइज्ड राजा तक न पहुंच गई हो। लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव है। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गंभीर तरीके से कहा।
क्लेश फालिंग स्टेज कैनोनाइज्ड किंग, तुम्हारा क्या मतलब है? चियांग झान ने खुद से कहा और उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर आई। क्लेश फालिंग स्टेज कैनोनाइज्ड किंग को शाब्दिक दृष्टिकोण से समझना मुश्किल नहीं था। क्लेश फालिंग स्टेज योद्धाओं के बीच यह राजा होना चाहिए, लेकिन उसी स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के बीच क्या सबसे मजबूत व्यक्ति को अजय योद्धा नहीं कहा जाता था? उनके बीच एक राजा क्यों था? यह पहली बार है जब सीनियर भाई धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आया है, और ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता है। कोई बात नहीं, मैं आपको परिचय कराता हूं। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने पहले आश्चर्य से चियांग झान को देखा, फिर वह खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराई। एक सौम्य स्वर के साथ उसने क्लेश फालिंग स्टेज कैनोनाइज्ड किंग का अर्थ चियांग झान को समझाया। जब चियांग झान ने यह सुना तो उसका चेहरा सदमे से भर गया। यह पता चला कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में लड़ाई भयंकर थी। दोनों पक्षों ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को दिन रात लड़ने के लिए भेजा था। इसके परिणामस्वरूप भारी हताहत हुए थे। उन प्रतिभाशाली लोगों के साधना आधार बहुत मजबूत नहीं थे। हालांकि उनकी ताकत बेहद असामान्य थी। अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देना खाने पीने जितना आसान था। उच्च साधना वाले कई लोग, लेकिन कमजोर लोग, लापरवाही के कारण मर गए। इस स्थिति के कारण एल्डर झान और अन्य संप्रदायों के अन्य शीर्षक वाले बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से फैसला किया। उन्होंने मार्शल कलाकारों, जैसे कि दिव्य कोर स्टेज मार्शल कलाकारों के बीच ताकत के स्तरों को फिर से परिभाषित किया। उन्हें साधारण विशेषज्ञों, सुपर विशेषज्ञों, शिखर विशेषज्ञों और अजेय मास्टर्स में विभाजित किया गया था। कैनोनाइज्ड किंग योद्धा, कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा, कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धा, सॉवरेन विशेषज्ञ। क्लेश फॉलिंग स्टेज और मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ एक ही थे। सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जो कहा उसके अनुसार चियांग झान जानता था कि धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में एक ही स्तर के योद्धाओं को उनकी ताकत के अनुसार कई स्तरों में विभाजित किया गया था, और उनके बीच एक बड़ा अंतर था। इसके अलावा रूढ़िवादी मार्ग के शिष्य जो क्लेश पतन चरण विहित राजा से नीचे थे, वे प्रशिक्षण के लिए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जाएंगे। उन्हें एक विशेषज्ञ द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए, अन्यथा वे अकेले कार्य नहीं कर सकते। यदि किसी की ताकत क्लेश पतन चरण विहित राजा तक पहुंच गई या उससे आगे निकल गई, तो उन्हें एक विशेषज्ञ द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए। यह एक अलग कहानी होगी। यह नियम स्पष्ट रूप से धर्मी मार्ग के उन कमजोर शिष्यों की रक्षा के लिए था, ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। चियांग झान ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान ताकत एक अजेय क्लेश पतनचरण योद्धा को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। उसे विहित राजा या शायद विहित सम्राट स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए योग्य था और किसी भी समय धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख सकता था। वरिष्ठ भाई, यदि आप आश्वस्त हैं, तो आप जाकर परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, वह शक्ति मापने वाली गोली एल्डर झान द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया एक खजाना था। इसमें एक रहस्यमय संरचना है जो हर किसी की शक्ति को माप सकती है। जब तक आप अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, तब तक आप प्रकाश की अलग अलग किरणें उत्सर्जित करेंगे। लाल साधारण विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है, नारंगी सुपर विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी ने धैर्यपूर्वक चियांग झान के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक थी। हालांकि चियांग झान एक दिव्य कोर स्टेज छठी परत था, उसकी शक्ति अथाह थी। कम से कम मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी उसे नहीं देख सकती थी, इसलिए वह सत्यापित करना चाहती थी कि उसका अनुमान सही था या नहीं। धन्यवाद, वरिष्ठ बहन। चियांग झान ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। वह कम प्रोफाइल रखता था और ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अभिमानी और दबंग रवैया है। अधेड़ उम्र की सुंदरी का शुक्रिया अदा करने के बाद वह मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। इस समय जो उसकी ताकत का परीक्षण कर रहा था, वह एक सफेद कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसका शरीर एक क्लेश पतनचरण 7वीं परत की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसके पूरे शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
यह 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह लग रहा था और यह बहरा कर देने वाला था। धमाका! सफेद कपड़े पहने युवक ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और शक्ति मापने वाली गोली पर मुक्का मारा। तुरंत जेड की गोली हिल गई और एक गहरे हरे रंग की रोशनी निकली। एक बेजोड़ क्लेश पतंचरण योद्धा। भीड़ से आहें सुनाई दे रही थीं। हर कोई सफेद कपड़े पहने युवक को देख रहा था। उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। यह आदमी सिर्फ क्लेश पतंचरण 7वीं परत का योद्धा था। आम लोगों के बीच उन्हें एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। चियांग झान मुस्कुराया। सफेद वस्त्र पहने युवक वास्तव में असाधारण था, लेकिन वह अभी भी रक्तरेखा वाले कुछ प्रतिभाशाली लोगों से तुलना करने से बहुत दूर था। दिव्य रक्त महाद्वीप में रक्तरेखा शक्ति रखने वाले प्रतिभाशाली लोग सभी उत्कृष्ट प्रतिभाशाली थे। न केवल उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट को अविश्वसनीय गति से विकसित किया, बल्कि उनकी शक्ति को उनकी साधना से नहीं मापा जा सकता था। यह कुछ प्रतिभाशाली लोगों के लिए दुनिया भर में बिना किसी बाधा के यात्रा करने की राजधानी भी थी। उसी साधना स्तर पर रक्तरेखा शक्ति रखने वाले प्रतिभाशाली लोग दुनिया में बिल्कुल बेजोड़ थे। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं, वे अभी भी अल्पसंख्यक थे। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में उनमें से मुट्ठी भर से अधिक नहीं थे। मुझे इसका परीक्षण करने दो, जैसे ही चियांग झान सोच रहा था, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसके बाद बैंगनी कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आसमान को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित करते हुए परीक्षण स्मारक के सामने चला गया। यह वरिष्ठ भाई वांग ताओ है। सभी लोग अचानक उत्तेजित हो गए, जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और बैंगनी कपड़ों में अधेड़ उम्र के आदमी को घूरने लगे। यह स्पष्ट था कि इस आदमी की पृष्ठभूमि असाधारण थी। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वह बता सकता था कि बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी वही घमंडी आदमी था जो उसे अभी अभी यहां लाया था। वह क्लेश के 10वें स्तर के शिखर का पतंचरण योद्धा था और उसकी ताकत एक विहित राजा योद्धा के बराबर थी। चाहे वह कहीं भी जाए, वह ध्यान का केंद्र होगा। धमाका! धमाका! दो उमड़ती हुई ऊर्जाएं, जैसे दो स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारें, बैंगनी रंग के अधेड़ उम्र के आदमी से निकली। यह वांग ताओ था, जिसने अपनी ऊर्जा को हवा में 2 विशाल तलवारों में संघनित किया। उनमें से एक अद्वितीय रूप से तेज और भयानक थी, जबकि दूसरी स्वर्ग और पृथ्वी का नरसंहार करती हुई प्रतीत हो रही थी। सभी चीजों को नष्ट करने का हत्या का इरादा वास्तव में आधे चरण तलवार आत्मा स्तर तक पहुंच गया था। तलवार आत्मा रक्तरेखा, सामान्य रक्तरेखाओं में लगभग अजेय रक्तरेखा शक्ति, आधे चरण वध तलवार आत्मा चमक के साथ मिलकर वांग ताओ की नींव वास्तव में शक्तिशाली थी।